हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। लास्ट सेशन में हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस के बारे में बात करी थी, किस प्रकार का सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू हमने देखा था। आज हम एक एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलर एक एक सेक्शन को अंदर एंटर करते हुए देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स यूपीएससी ने डिफाइन कर रखे हैं। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे टॉपिक्स यूपीएससी ने अपनी तरफ से डिफाइन कर रखे हैं। यहाँ पे कोई भी टॉपिक मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। जो कोई भी नाम आपको दिख रहा है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, सिलेबस ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस वहां पर आपको मिलेगा। हिंदी में भी अवेलेबल है पीडीएफ, इंग्लिश में भी अवेलेबल है पीडीएफ। वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर यूपीएससी ने अपनी तरफ से मेंशन कर रखा है। इसीलिए मैं जनरली बच्चों को कहता हूँ बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है, बहुत ही शानदार सिलेबस, जिससे हमें एक एक पॉइंट की क्लैरिटी आ जाती है। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। एक एक पॉइंट जो है वो यूपीएससी ने वहां पर साफ साफ सिलेबस के अंदर लिख रखा है। तो हम उन टॉपिक्स के बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था हर ऑप्शनल जो होता है उसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 दूसरा पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। जो पेपर 1 है उसका नाम ही है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल के सिद्धांत, और भूगोल के मुख्य सिद्धांत या जो सिद्धांत है उनको हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। इसको ज्योग्राफी को एरेटोस्थनीज जो है वो कहते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। भूगोल मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन है। तो मानव और पर्यावरण का संबंध हमें जानना है। तो उसके अंदर हमने देखा था एक पूरा का पूरा सेक्शन हमारा एनवायरनमेंट का है, पर्यावरण का है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उसके बारे में है, और एक मानव के बारे में, ह्यूमन के बारे में हमें देखने को मिलता है। अब जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है, प्राकृतिक भूगोल वाला जो पार्ट है, उसके अंदर एंटर करेंगे। उसके अंदर क्या क्या है, किस किस प्रकार के टॉपिक्स हैं, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी में। अगर आप यहाँ देखें तो फर्स्ट टॉपिक जो आपको दिखेगा दैट इज द जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान। तो इस भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या है इसके बारे में बात हम करने वाले हैं। जैसा ये शब्द है, अगर आप इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें, जियो प्लस मॉर्फो प्लस लॉजी। जियो शब्द का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फो शब्द का मतलब होता है शेप, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी हम किसको स्टडी करने वाले हैं? शेप ऑफ द अर्थ को। हिंदी में तो साफ साफ नाम ही दिखा देता है, भू आकृति विज्ञान। यानी वो विज्ञान, वो अध्ययन जो भूमि की आकृति को दिखाएगा। यानी पर्टिकुलर यहाँ पर हम जमीन के बारे में, जो लैंड है, हमारी जमीन है, या जो पृथ्वी है, पृथ्वी का भी जो जमीन वाला पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर होगा। तो डेफिनेटली जमीन से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स जो है, जमीन 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 जमीन, लैंड लैंड वाला पार्ट जितना भी है, भूमि वाला भाग जितना भी है, उसके बारे में अध्ययन यहाँ पर होने वाला है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर होने वाला है। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स यूपीएससी ने डिफाइन किए हैं, सबसे पहला टॉपिक जो यूपीएससी ने बताया है दैट इज द फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। भू आकृतिक विकास के नियंत्रक कारक। वो कौन कौन से कारक हैं जो भू आकृतियों के विकास को नियंत्रित करते हैं? भू आकृति क्या होती है, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंडफॉर्म या भू आकृति का मतलब होता है इस धरती पर, जब भी हम इस धरती पर जाते हैं, इस पृथ्वी पर जाते हैं, तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो जो चीजें बनी हुई हमें दिखाई देते हैं, जो भी इसके डिफरेंट फॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग विभिन्न रूप जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे हमें कहीं पहाड़ दिख रहा है, नेचुरली बात कर रहा हूं मैं, आर्टिफिशियली नहीं सर, यहाँ सड़क दिख रही है, वहां घर दिख रहा है, ये सब हमने बनाया, हमारे बनाए हुए चीजों की बात नहीं हो रही है। नेचुरली प्राकृतिक रूप से यहाँ पर क्या क्या दिखेगा? हम देखेंगे किसी जगह पर माउंटेन दिखेगा, पर्वत दिखेगा, तो कहीं पर मैदान दिखेंगे, प्लेन्स दिखेंगे, कहीं पर प्लेटू दिखेगा, पठार दिखेगा, तो कहीं पर रिवर्स दिखेंगी, नदियां दिखेंगी। ऐसे बहुत सारे रूप है। वो सारे रूप क्यों बने होंगे? माउंटेन्स क्यों बने होंगे, लैंड रिवर क्यों बनी होगी, प्लेटू जो है, पठार जो है वो क्यों बना होगा, कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र क्यों बना होगा, समुद्र सागर क्यों बने होंगे। बहुत सारी चीजें जो हम नेचुरली देखते हैं, प्राकृतिक रूप से जिन जिन चीजों को देखते हैं,
उन सब के डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाले, उन सब के विकास को नियंत्रित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं, ये हमें जानना है। यानी अल्टीमेटली हमें लैंडफॉर्म्स की कहानी पूरी की पूरी जाननी है। ये जितने भी स्थल रूप हमें दिखते हैं, जितने भी लैंडफॉर्म्स हमें दिखते हैं, इनके पीछे क्या फैक्टर्स काम कर रहे होंगे, कौन कौन से कारक काम कर रहे होंगे जिसकी वजह से ये सारे लैंडफॉर्म्स हैं, और पर्टिकुलर किस प्रोसेस के ज्यादा हो जाने से या कम हो जाने से हमें अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं। 3-4 जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ये आप जनरली जानते हो, लेकिन बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं। हम यहाँ पर 50 से ज्यादा लैंडफॉर्म्स जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो वो सारे लैंडफॉर्म्स क्यों बन जाते हैं, क्या प्रोसेस काम करता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं काम करती हैं, उन सबको हमें यहाँ पर जानना होता है। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अंतरजात और बहिर्जात बल। अंतर यानी अंदर से, बहिर यानी बाहर से, जात यानी पैदा होने वाले। अंदर से या बाहर से, इंग्लिश में भी अगर हम देखें तो जेनेटिक यानी जिसकी वजह से बन रहे हैं, एंडो यानी अंदर, एक्सो यानी बाहर। तो या वो फोर्सेस, वो बल जो धरती के अंदर से लगते हैं, क्योंकि यहाँ बात हम जमीन की कर रहे हैं, लैंड की कर रहे हैं, पूरी जियोमॉर्फोलॉजी लैंड के बारे में ही बात करने वाली, स्थल के बारे में ही बात करने वाली है। तो जमीन के अंदर से, यानी अगर हम अपनी पृथ्वी को देखें तो इसके अंदर से कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं, दोज आर द एंडोजेनिक फोर्सेस या अंतर्जात बल। और इस पर कुछ फोर्सेस हैं जो बाहर से भी काम करेंगे, दोज आर दी एक्सोजेनेटिक या बहिर्जात बल। तो उन सारे बलों को हमें समझना है, वो बल कौन कौन से हैं, उन बलों का इस पूरी अर्थ पर, सरफेस पर, सतह पर हमें किस किस प्रकार का प्रभाव, इफेक्ट देखने को मिलता है, किस किस तरीके के इफेक्ट्स इसके हमें होते हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव है। क्योंकि मैं आपको कल के सेशन में बात कर चुका हूँ, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध, इसका अध्ययन ही ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, इनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है, ये भी हमें साथ में जानते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माउंटेन बने क्यों होंगे, उसके पीछे के फैक्टर्स को हमें जान लिया, उन फैक्टर्स का हम पर क्या प्रभाव पड़ता होगा ये भी हमको जानना है, या माउंटेन्स का हम पर क्या प्रभाव पड़ता होगा ये भी हमको जानना है। रिलेशनशिप, वो संबंध क्या है, वो रिलेशनशिप क्या है, वो भी हमें साथ में देखते हुए चलना है। देन आता है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, भूपर्पट्टी का उद्गम एवं विकास। भूपर्पट्टी हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इसकी सबसे ऊपर की लेयर जिस पर अपन रहते हैं, इसी के ऊपर अपने घर होते हैं, इसी के ऊपर हम रहते हैं, हम रहते हैं, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इसी सरफेस के ऊपर हो रहा है, इसी सतह के ऊपर हो रहा है। कई बार तो बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं। ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं रहते हैं, ऊपर रहते हैं। ये जो सरफेस दिख रही है यही अर्थ है, यही पृथ्वी है, यही सबसे ऊपर वाली लेयर जो है हमारी अर्थ की, इसको क्रस्ट कहा जाता है, इसको भूपर्पटी कहा जाता है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली हार्ड लेयर है, कठोर परत है, इसका उद्गम कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, बनाई कैसे है, और इवोल्यूशन, बाद में इसमें चेंजेस आए हैं। स्टार्टिंग में जब बनी थी तब अलग प्रकार की थी, आज जो है वो अलग प्रकार की है। तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, प्रॉपर आज के रूप, आज जिस रूप में हम देख रहे हैं, जिस फॉर्म में हम देख रहे हैं, वैसी कैसे बनी, इसकी कहानी क्या रही, वो जानने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा उस चीज से जुड़ा हुआ, इस पर्टिकुलर क्रस्ट के बारे में बात करता हुआ हमें देखने को मिलता है। देन फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, भू चुंबकत्व के मूल सिद्धांत। हमारी अर्थ एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एक बड़ी बार मैग्नेट की तरह, एक बड़ी छड़ चुंबक की तरह बिहेव करती है। तो धरती के पास में चुंबकत्व आया कहाँ से, ये मैग्नेटिज्म आया कहाँ से, इसके बारे में समझते हैं। अलग अलग थियरीज, अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेनेशन देंगे, वाल्टर एल्सेक अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। तो उन सबको हमें यहाँ पर जानना होता है कि ये पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की तरह बिहेव कैसे करने लगती है, एक मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करने लगती है, और उसके क्या फायदे नुकसान है। डेफिनेटली हमें मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को समझना है, मानव पर्यावरण संबंध को समझना है। तो उस जियोमैग्नेटिज्म का हमसे कुछ रिलेशन है, मानव से कुछ रिलेशन है, और हमारा भी उससे कुछ रिलेशन है। हमारा आज जितना भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन, खासतौर से वायरलेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पा रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस जियोमैग्नेटिज्म का है। हम जो आज धरती पर जीवन देख पा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान इस जियोमैग्नेटिज्म का है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, लाभ हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो उनको हमें समझना है, यहाँ पर जानना है उनको। तो वो सारा पार्ट जो है
जियोमैग्नेटिज्म का, भूचुंबकत्व का हमें यहाँ पर समझना होता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के अंतरंग की प्राकृतिक दशाएं। पृथ्वी अंदर से कैसी, कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो फिजिकली अगर हम भौतिक रूप से पृथ्वी के अंदर जाएं, इस क्रस्ट के अंदर जाएं, जहां अपन रहते हैं इसको खोद करके अंदर की तरफ जाएं, तो अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, किस प्रकार की चीजें फिजिकली भौतिक रूप से हमें देखने को मिलेगी। तो दैट इज द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के अंतरंग की प्राकृतिक दशाएं, अंदर से जाने पर देख के आए तो क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन सी कंडीशंस दशाएं हमें देखने को मिलेगी, ये हमें यहां जानना होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है जियोसिंक्लाइंस, भू अभिनति। भू अभिनति हमारे सरफेस के ऊपर कुछ गहरे डीप पार्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारी सरफेस है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार के गहरे भाग हमें देखने को मिलते हैं, उनको जियोसिंक्लाइंस कहा जाता है। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इनको क्लासिफाई किया है। इनसे माउंटेन्स बनने की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। कोबर जो है वो बताते हैं कि कैसे माउंटेन्स जो है वो बनते हैं। जियोसिंक्लाइन क्या होता है, हॉल एंड दाना नाम के साइंटिस्ट जो हैं वो हमें बताते हैं। तो उन साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं वो भी हमें यह जानना होता है। जियोसिंक्लाइन होते क्या है वो भी हमें जानना होता है। कितने टाइप के होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं, अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, तो उनको भी हमें जानना है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। धरती के ऊपर स्पेशली कुछ जियोसिंक्लाइंस हमें देखने को मिलते हैं। देन आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सीडीटी के नाम से हम इसे जानते हैं। अल्फ्रेड वैगनर, उससे पहले कुछ और वैज्ञानिक भी आते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, टेलर, ऐसे ऐसे कुछ वैज्ञानिक आते हैं जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, इसके ऊपर की जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे, अलग अलग घूम रहे हैं। जीएस में भी पढ़ते हैं अपन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, अल्फ्रेड वैगनर की थियरी पढ़ते हैं वहाँ पर। तो वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को हमें यहाँ पर समझना होता है, उसके फायदे नुकसान क्या हैं, किस प्रकार से काम हो रहा है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर जाननी होती है। नेक्स्ट आता है आइसोस्टेसी, समस्थिति। समस्थिति आइसोस्टेसी जो है, हम जब पृथ्वी का अंतरंग भाग इंटीरियर जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी क्रस्ट के नीचे, ये जो अर्थ का क्रस्ट है, इसके नीचे सब कुछ लिक्विड स्टेट में है, जिसको हम मेंटल कहते हैं। ये वाला पार्ट जो हमें दिखता है ये पूरा लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में। तो किसी तरल चीज पर, किसी पानी के ऊपर अगर आप देखो, पानी के ऊपर अगर आपने कोई चीज ले जा करके रखी, सपोज एक नाव खड़ी है, तो आप जनरली देखते हो वो नाव हिलती डुलती रहती है, और अगर आप उस नाव को हल्का सा टच कर दो, थोड़ा सा हिला दो, तो वो फिर अप एंड डाउन करती रहेगी, ऐसे 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 हिलती रहेगी पानी के ऊपर। एक जैसे जैसे वो नाव अगर जमीन पे पड़ी होती है, हम उसको दबाते या हिलाते तो वो नहीं हिलती, या हिल भी जाएगी तो खिसक जाएगी, वापस एकदम स्टेबल हो जाएगी। पानी के अंदर वो कहानी रहती नहीं है। पानी के अंदर हम जैसे ही उसको हिलाते हैं वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, हो सकता है अगले 10 मिनट तक ऐसे ही करती रहे या 1 घंटे तक ऐसे ही करती रहे। तो जब हमारा ये पूरा क्रस्ट जो है, ये भूपर्पटी जो है, ये भी अगर नीचे किसी लिक्विड मटेरियल पर तैर रहा है, एडवर्ड स्विस आते हैं, वो कहते हैं सियाल सीमा पर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो जब ये सब कुछ तैर रहा है तो इसमें बैलेंस कहाँ से बनता है? हमने तो कभी नहीं देखा, ऐसी फीलिंग नहीं आई हमें कभी कि हमने पैर इधर से जोर से मारा हो तो उधर से हिल गया हो या इधर से हिल गया हो। या चलो हम मान लेते सर बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे वजन से कुछ नहीं होगा, पर हम किसी एक हिस्से में बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बना देते, पूरा एक शहर बसा देते जिसका वजन हजारों लाखों टन करोड़ों टन होने वाला है, इसके बावजूद जमीन कभी ऐसी हिलती हमें नहीं दिखाई देती कि इधर से ज्यादा भारी हो गई, इधर से धस गई, उधर से ऊपर उठ गई, वैसा कुछ भी हम नहीं देखते हैं। तो ये बैलेंस आता कहाँ से? दैट इज नॉन एज आइसोस्टेसी, या हिंदी में जिसे हम समस्थिति कहते हैं। तो इससे हमें समझना होता है ये बैलेंस कहाँ से आता है। कुछ लोग आएंगे जो अपनी थियरीज रखेंगे, जॉर्ज एरी नाम का व्यक्ति आएगा, आर्कडेटन प्रेट नाम का व्यक्ति आएगा जो अपनी बातें बताएगा। तो प्रेट एंड एरी की थियरीज जो है वो हमें यहाँ पर देखनी होती है। नेक्स्ट आता प्लेट टेक्टोनिक्स। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है दैट इज द प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी। ये सब जो चीजें हो रही है, आइसोस्टेसी हो रही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है, या अंदर की जो दशाएं हम देख करके आए, इनका सबका कुछ अपना एक रिजल्ट दिखता है, एक परिणाम दिखता है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स जो हैं या इस धरती का जो क्रस्ट है वो मूव करता दिखाई देता है। जो भूपर्पटी है, जो क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाली लेयर जिस पर अपन रहते हैं, ये मूवमेंट करता हुआ, हिलता हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ
हमें दिखाई देता है वो कैसे जा रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो हम पढ़ते हैं, अंतर्जात बल जो हम पढ़ते हैं, वो काम करते दिखाई देते हैं। उनकी वजह से ये सब कुछ मूव करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ दिखाई देता। तो इसको बहुत सालों तक स्टडी किया गया, अलग अलग प्रकार की थियरीज आई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी आई, इसके अलावा जो है आर्थर होम्स की कन्वेंशनल करंट थियरी आई, उसके बाद हैरी हैस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी आई। ऐसे बहुत सारी थियरीज, बहुत सारे सिद्धांत आए, और फिर उन सबको मिला करके मर्ज करके एक बड़ी थियरी बनाई गई, एक बड़ा सिद्धांत बनाया गया, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसको हमें यहाँ पर समझना होता है, उसको हमें यहाँ पर जानना होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स अपने आप में एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, जो बहुत सारी चीज़ों के आंसर हमें दे देता है। जैसे वॉल्केनिसिटी, ज्वालामुखीयता क्या होती है, उसका आंसर हमें प्लेट टेक्टोनिक्स से मिल जाता है। जो हमने जो अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, रिसेंट व्यूज ऑन माउंटेन बिल्डिंग, पर्वतोत्पत्ति के संबंध में अभिनव विचार, नए विचार, अभिनव यानी नए विचार, रिसेंट एकदम नई नई बातें क्या पता चल रही। तो उसके अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स का अपना रोल रहता है। प्लेट टेक्टोनिक्स एक ऐसा पार्ट है जो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं उन सब के साथ में इसका जबरदस्त कनेक्शन है, जबरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो वो नए नए व्यूज क्या हैं, नए नए विचार क्या हैं पर्वतों के बनने के पीछे, जो माउंटेन्स हम देखते हैं, जो पर्वत हमें देखते हैं, उनके पीछे। सर हमें आपकी क्लास नहीं मिल रही थी, आज ही मिली है। आज सेकंड क्लास ही तो है हमारी, कल ही हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी। कल हमने फर्स्ट क्लास की थी जिसके अंदर हमने सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात करी थी, सिलेबस क्या है, कैसा है, उसके बारे में बात करी थी। एंड आज जो है वो हमारी ऑप्शनल की सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हम सिलेबस के अंदर, हमने कल कंप्लीट सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। अब हम एक एक टॉपिक के अंदर डिटेल में देख रहे हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो माउंटेन बिल्डिंग, पर्वतोत्पत्ति, पर्वत जो है, माउंटेन्स जो है वो कैसे बने होंगे, उनके बारे में नए नए विचार क्या है, रिसेंट विचार क्या है। कुछ पुराने भी पढ़ते हैं हम, जैसे कोबर, जियोसिंक्लाइन की जो थियरी है, जियोसिंक्लाइन से माउंटेन्स कैसे बनते हैं, कोबर की थियरी है, वो कोबर एक साइंटिस्ट का नाम है, उनकी थियरी है, वो भी हम यहाँ पर जानते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट जो थियरी है, दैट इज द प्लेट टेक्टोनिक्स, वो माउंटेन्स के बनने के पीछे क्या कहानी बताती है, उसको भी समझने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। तो ये सारा पार्ट जो है वो हम यहाँ पर जानने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर अभी इतना सा पार्ट नहीं है, जियोमॉर्फोलॉजी और भी बड़ा पार्ट है, इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं। अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज, भूकंप और सुनामी। भूकंप अगेन प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है वो हमें अर्थक्वेक्स को ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाती है। साथ ही साथ अर्थक्वेक की कुछ वेव्स होती हैं, कुछ तरंगे होती हैं, वो क्या होती है, कैसे होती है, उनके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। और उसी अर्थक्वेक का एक रिजल्ट होता है सुनामी, पोर्ट वेव्स या पत्तन लहरें जिनको हम कहते हैं, वो सुनामी भी, उनके बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं कि सुनामी क्या होती है, कैसे आती है, क्या प्रभाव पड़ता है, शॉलिंग इफेक्ट क्या होता है, क्या अच्छे बुरे प्रभाव इसके हमारे ऊपर हैं। डेफिनेटली हम हर चीज को अपने रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, अपने यानी व्यक्तिगत रूप से अपने नहीं, समाज, मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी के रूप में हम देखेंगे कि ह्यूमन सोसाइटी पर इन सब चीजों का क्या इफेक्ट पड़ता है, मानव समाज पर इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, हर चीज के अपने कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उन सबको अपने साथ में पढ़ना। ज्योग्राफी का नाम ही है ये, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, जैसा मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ, इरेटोस्थेनीज ने कहा है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, मानव और पर्यावरण संबंधों का अध्ययन ही भूगोल है। तो उन सब चीजों का अध्ययन करता जाना है, लेकिन उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव है ये भी हमें देखते हुए चलना है। कहीं हो सकता है हमारा भी उनके ऊपर प्रभाव हो, तो वो भी हमें देखते हुए चलना है। देन आते हैं कंसेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, भू आकृतिक चक्र एवं दृश्य भूमि विकास की संकल्पनाएं। जो लैंडस्केप है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है हमारे आसपास, ये जो सारे जो हमने बात करी, माउंटेन्स, प्लेटूज, जो हमने फर्स्ट पार्ट जो लैंडफॉर्म का देखा था, वो सब जो है वो कैसे डेवलप होते हैं, इनका विकास कैसे होता है, और इसमें जियोमॉर्फिक साइकिल्स क्या होती है। जियोमॉर्फिक साइकिल नाम का एक कंसेप्ट है, भू आकृतिक चक्र नाम का एक कंसेप्ट है, इसको हम देखते हैं कि कैसे
एक चक्र की तरह सारी चीजें चलती, जो चीज आज जैसी आपको दिखाई दे रही कल किसी और रूप में होगी, फिर किसी और रूप में होगी, फिर किसी और रूप में होगी, फिर अल्टीमेटली वापस जैसी पहली फेज में थी, पहली स्थिति में थी, उस रूप में वापस आ जाएगी, फिर एक चक्र के रूप में चलेगी, वापस स्थिति वहीं आ जाएगी, फिर एक चक्र के रूप में चलेगी, वापस स्थिति वहीं आ जाएगी। तो वो जियोमॉर्फिक साइकिल्स जो हैं, भू आकृतिक चक्र क्या होते हैं, उस कंसेप्ट को हमें समझना, उस अवधारणा को हमें समझना है। एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, ये सारा जो लैंडस्केप हम देख रहे हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, ये हमें यहाँ पर जानना समझना होता है। देन बात आती है डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी, अनाच्छादन कालानुक्रम। क्रोनोलॉजी कालानुक्रम का मतलब ये होता है समय के अनुसार क्या परिवर्तन आते हैं। पहले चीज है, कोई चीज जो है वो ऐसी होगी, फिर इस रूप में आई, फिर इस रूप में आई, समय के अनुसार 100 साल पहले ऐसी होगी तो 50 साल पहले ऐसी होगी तो 10 साल पहले होगी तो आज ऐसी है, या आज से 1 करोड़ साल पहले ऐसी होगी तो 50 लाख साल पहले ऐसी होगी, तो 20 लाख साल पहले ऐसे होगी तो 5 लाख साल पहले ऐसी होगी तो आज ऐसी है। समय के अनुसार जो चेंजेस आते हैं, दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजी, या हिंदी में कहते हैं कालानुक्रम। और हम यहाँ पर किसकी क्रोनोलॉजी देखेंगे, डेन्यूडेशन की, अनाच्छादन का कालानुक्रम। अनाच्छादन, डेन्यूडेट करना, यानी कोई किसी चीज को ढका हुआ हो उसको हटाते जाना। टेबल के ऊपर कपड़ा हटा हुआ है, हमने कपड़ा अगर ढका हुआ है तो हम उसे बोलते हैं कपड़े से आच्छादित है, ढका हुआ है, आच्छादित मतलब ढका हुआ, और उसको हटाना, रिमूव करना, दैट इज द अनाच्छादन। आच्छादित जो चीज है, फैली हुई ढकी हुई जो चीज है, उसको हटा देना। तो रॉक्स के ऊपर, क्योंकि हम बात यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी की कर रहे हैं, यानी सरफेस के बारे में बात हो रही है, जमीन के बारे में बात हो रही है, तो इस जमीन की जो मल्टीपल लेयर्स हैं, बहुत सारी परतें हैं, वो कैसे हटती जाती हैं समय के साथ, क्रोनोलॉजी के रूप में हम इसको देख रहे हैं, कालानुक्रम के रूप में देख रहे हैं। तो कैसे हटती जाती है, उसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं, क्या परिणाम रहते हैं, क्या इफेक्ट रहते हैं, क्या प्रभाव रहते हैं, उन सब के बारे में बात यहाँ पर हमें करनी होती है। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है चैनल मॉर्फोलॉजी, जलमार्ग आकृति विज्ञान। जलमार्ग या चैनल का मतलब होता है, आप जनरली कहीं भी पानी को बहता हुआ देखते हो, दैट इज द चैनल। जैसे आप जनरली किसी नदी को देखते हो, नदी एक चैनल है, नदी जिस रास्ते से होके जा रही है, जिस जगह पर आप उसको बहता हुआ देख रहे हो, वो उस नदी का चैनल है। हिंदी में जिसको हम कहते हैं जलमार्ग, जल के जाने का मार्ग है, वो जल वहां से बह करके जाता है। वो छोटा हो सकता है, छोटा सा कोई नाला हो सकता है, बहुत बड़ी नदी हो सकती है, किसी भी रूप में जा रहा हो सकता है, पर वो जाने का जो रास्ता है उस पानी का, वो कहलाता है जलमार्ग या चैनल। तो चैनल की आकृति कैसी होती, मॉर्फो, मॉर्फो शब्द आते ही क्या हो जाता है हिंदी में, जिसे हम कहते हैं आकृति, शेप, उसका शेप कैसा होता है, उसको स्टडी करना, उसका अध्ययन करना। मॉर्फोलॉजी, लॉजी यानी स्टडी करना, या विज्ञान मतलब अध्ययन करना। तो उसका अध्ययन हम करेंगे कि ये चैनल जो है, ये पानी के जाने के जो रास्ते हैं, इनका कैसा रूप होता है, इनका क्या प्रभाव होता है, वो सब चीजें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं चैनल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। सर ये लिख ले, ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, ये आप जो पीडीएफ देखेंगे उसके अंदर आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। एंड सिलेबस का तो प्रिंट आउट निकाल के रख ले, मैं अपने हाथ में सिलेबस जो अपन ये देख रहे हैं, इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। आगे हम जैसे जैसे जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे, उस टॉपिक को आप टिक करते जाएंगे, हाँ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, फिर आप उसके पीवाईक्यू करेंगे, फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने अर्थक्वेक पढ़ा, तो अर्थक्वेक जो है आप सिलेबस में टिक लगाएंगे कि हाँ अर्थक्वेक भूकंप हमने पढ़ लिया है, और उसके पीवाईक्यू को कैसे कैसे आए हैं उसको हम देखेंगे। सेम ऐसे एक एक टॉपिक होता जाएगा, वैसे वैसे आप टिक लगाते जाएंगे। तो सिलेबस तो प्रिंट आउट निकाल के रख ले, इसको रोज रोज देखने की जरूरत पड़ेगी, बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी, और उसी से याद होगा। मैं आपको एक दिन में बता दूंगा, लेकिन आपको एक दिन में याद नहीं होगा, आपको धीरे धीरे बार बार इसको देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको याद होगा। और जिस व्यक्ति को सिलेबस याद है, मैंने आपके साथ में एक पहले सेशन किया था, टॉपर रहे प्रथम कौशिक, प्रथम कौशिक का साफ साफ कहना है, पहला ही स्टेटमेंट यही है, सिलेबस याद कर लो। जिस आदमी को सिलेबस याद नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता यूपीएससी की दुनिया में। तो सिलेबस याद ऐसे तो होगा नहीं एक दिन में, तो इसके लिए प्रिंट आउट निकाल के हाथ में रख लो, बार बार देखते जाएंगे हम, एक एक टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट होगा हम उसको टिक करते जाएंगे, और टिक करते जाएंगे तो डेफिनेटली हम टॉपिक्स को बार बार देखते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे याद होता चला जाएगा। आप चाहें तो लिख करके याद होता है तो आप लिख करके भी याद कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं। तो चैनल मॉर्फोलॉजी, नेक्स्ट हम देखते हैं इरोजन सरफेसेस, अपर्दन पृष्ठ। जो डेन्यूडेशन होगा, अनाच्छादन होगा, जो ये डेन्यूडेशन हमने बात करी,
अनाच्छादन की बात करी, इस धरती के ऊपर जो परतें हैं, लेयर्स हैं, वो हटती चली जाएंगी, उसको हम डेन्यूडेशन कहते हैं। उसी का जो डायनेमिक प्रोसेस है, उसी का जो गतिक भाग है, उसे हम कहते हैं इरोजन या अपर्दन। उस अपर्दन की वजह से किस प्रकार की सरफेसेस डेवलप होती है, किस प्रकार के पृष्ठ जो है, सतह जो है, वो हमें बनती हुई दिखाई देती है, उन सबको हमें यहाँ पर स्टडी करना है। कौन कौन सी प्रोसेस चलती है, कैसे काम करती है, और उसकी वजह से एज ए रिजल्ट, परिणाम के रूप में किस किस प्रकार की सतहें, किस किस प्रकार की सरफेसेस या पृष्ठ हमें देखने को मिलते हैं, उन सबको यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है। सर लिखे कहाँ से? पीडीएफ मैंने अभी तो बताया अपने ऐप पर अपलोडेड है। जिस ऐप में, जिस कोर्स में आप ये क्लास देख रहे हो, उसी में ये पीडीएफ जो है वो अपलोडेड है सिलेबस की। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से लिख सकते हैं, आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, आप उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्लोप डेवलपमेंट, प्रवणता का विकास। स्लोप, अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग स्लोप देखते हैं, अलग अलग प्रकार के स्लोप जो है वो हमें देखते हैं। हालांकि ये लैंडफॉर्म से ही जुड़ता हुआ पार्ट है, स्लोप डेवलपमेंट जो है वो भी लैंडफॉर्म से ही जुड़ता है। स्थल रूप, अलग अलग प्रकार के स्थल रूप देख रहे हैं हम, माउंटेन देख रहे हैं, हम प्लेटू देख रहे हैं, तो इन सब के स्लोप डिफरेंट है ना। ये वाला स्लोप देखो, ये वाला स्लोप देखो, ये वाला स्लोप देखो। ढाल, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली ढाल, या प्रॉपर शब्द इसके लिए यूज हुआ प्रवणता। तो वो प्रवणता या स्लोप जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसे होता है, वो कैसे विकसित होकर के आज इस रूप में हमें दिखाई दे रही है, ये लैंडफॉर्म वाले पार्ट से ही कनेक्ट हो जाता है। जो लैंडस्केप डेवलपमेंट वाला जो पार्ट हमने देखा, दृश्य भूमि विकास की संकल्पना, उसी से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और इसमें कुछ थियरीज आती है, जैसे विलियम मॉरिस डेविस, WM डेविस जो है वो आएगा इसके अंतर्गत। डेविस अपनी बात रखेगा, तो LC किंग आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, तो पेंक आएंगे, वाल्डर पेंक आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। तो वो सब अपनी अपनी तरीके बताएंगे कि जैसे डेविस जो है वो कहेगा कुछ अलग बात, 3 स्टेजेस होती है, 3 चरण होते हैं, ऐसी बात कहेगा। जबकि जो पेंक आएगा वो अलग बात कहेगा, वो प्रोसेस के ऊपर बात करेगा, प्रक्रियाओं के ऊपर बात करेगा। ऐसे ही किंग, LC किंग आएंगे, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो वो अपने हिसाब से कुछ थियरीज यहाँ पर लेकर के आएंगे, अपने सिद्धांत जो है वो यहाँ लेके आते हैं, जिनको हमें यहाँ पर स्टडी करना होता है, जिनको यहाँ पर हमें अध्ययन करना होता है, जानना होता है। देन आता है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। ये सब जो जियोमॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी, भू आकृति विज्ञान के इतने सारे सिद्धांत पढ़े, इतनी सारे कंसेप्ट जो है, अवधारणाएं जो है वो हमने पढ़ी, ये अप्लाई कैसे होंगे? जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड एनवायरमेंट। मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन भूगोल है। तो संबंध कैसे निकालेंगे? हमने पर्यावरण का एक हिस्सा जो है वो हमने देखा, इस सरफेस के बारे में जाना। जियोमॉर्फोलॉजी जो पूरा सेक्शन है हमारा, ये जो पूरा जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन है, भू आकृति विज्ञान है, ये बात ही इस सरफेस के बारे में करता है, इस सतह के बारे में करता है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमने जान ली, बहुत सारे सिद्धांत हमने जान लिए। लागू कैसे होंगे? उन सिद्धांतों को जानने के बाद वो कहीं अप्लाई भी तो होने चाहिए। वो ज्ञान किसी काम का नहीं। अपन जो है वो आगे पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में संदर्भ वाला पार्ट जब अपन पढ़ेंगे, तो हम ऐसा देखेंगे कुछ वैज्ञानिक ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो मानव के काम ना आता हो, वो ज्योग्राफी किसी काम की नहीं जो मानव के काम ना आती हो। तो मानव के काम तो आनी ही चाहिए, किसी भी हालत में जो है ये मानव के काम में आनी ही चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो जियोमॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी, ये भी तो कुछ काम आनी चाहिए। इतना सारा जो नॉलेज लिया, इतना सारा जो ज्ञान लिया, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से काम आना चाहिए। तो कैसे काम आता है, किस प्रकार से वो हमारे लिए अप्लाई होता है, दैट इज नॉन एज अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, या उसे हम कहते हैं अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान। वो जो भू आकृति विज्ञान हमने पढ़ा, उसको अनुप्रयुक्त कैसे करें, उसको लागू कैसे करें, कहाँ कहाँ पर लागू होता हुआ हमें दिखाई देता है, कैसे कैसे लागू होता हुआ दिखाई देता है, दैट इज द अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये सारा ज्ञान जो हमने लिया वो लागू कैसे होगा, वो वहां पर जानने की कोशिश हम करते हैं इस सेक्शन के अंदर। एंड देन आता है जियोमॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड एनवायरमेंट। भूजल विज्ञान, आर्थिक भूविज्ञान एवं पर्यावरण। जो पानी के बारे में, धरती का जो पानी है, उस पानी के बारे में, खासतौर से अंदर फ्लो करने वाला जो पानी है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ वो इकोनॉमिकली, ये जो सारी जियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से हमारे लिए किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और वो पर्यावरण से कैसे जुड़ती है। एनवायरमेंट वाला जो सेक्शन हम देखते हैं, हमारा जो आज के ज़माने में हम जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पर्यावरणीय समस्याएं, इस प्रकार की जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज का पूरा
भारत की बात करें तो भी और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो भी हर मानव जो है वो इससे जूझ रहा है। तो ये कैसे हमारे लिए किसी प्रकार से काम में आ सकता है, या हम इसको कैसे कनेक्ट करके एनवायरनमेंट के लिए क्या बढ़िया कर सकते हैं, या एनवायरनमेंट के लिए किस प्रकार से ये प्रॉब्लम बन जाता है, सारी चीजों के बारे में बात हम यहाँ पर करते हैं। इन सब चीजों के बारे में चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन का पूरा सिलेबस है। हमने लास्ट सेशन में देखा जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो एक पार्ट है। कंप्लीट पेपर 1 के सिलेबस में 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक में से 5 टॉपिक जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है और 5 टॉपिक जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। टोटल 10 टॉपिक है। उसमें से एक टॉपिक जो है दैट इज द जियोमॉर्फोलॉजी, एक पूरा सेक्शन है, ये एक पूरा भाग है। इस सेक्शन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं इसको हमने देखा आज के इस सेशन में, किस किस प्रकार से ये हमारे लिए काम के हैं। बात करते हैं ये पढ़ेंगे कहाँ से। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ये कौन सी बुक से प्रिपेयर किया जाएगा, किन किताबों से हम इसको प्रिपेयर करेंगे, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। आप क्योंकि इस बैच से जुड़ चुके हैं तो आपके हाथ में ये किताबें होनी ज़रूरी है, ये बुक्स जो है वो आपके पास में होनी ज़रूरी है, तभी आप इस सेक्शन को पढ़ पाएंगे। हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा, प्रोसीजर रहेगा, वो सिंपल रहेगा। सिलेबस डिस्कशन अपना हो रहा है, अभी चल रहा है। सिलेबस डिस्कस होते ही हमारे टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। टॉपिक मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, उसके आपको नोट्स जो है वो पीडीएफ के रूप में आपको मिलेंगे। एक कंटेंट तो आपको वहां से मिल जाएगा। क्लास में पढ़ लेने के बाद में जो आपको पीडीएफ मिली है उससे प्रॉपर नोट्स बना लेने के बाद में आपको उस टॉपिक को बुक से भी पढ़ना। बुक में अभी बताऊंगा आपको किस किस सेक्शन के लिए कौन कौन सी किताबें हमारे पास होनी चाहिए। बुक से भी उस सेक्शन को हमें पढ़ना है। जब आपने उसको बुक से पढ़ लिया उसके बाद आप लगाएंगे उसके पीवाईक्यू। इतना कर लेंगे सफिशिएंट है। उसके बाद तो हमें पीवाईक्यूज पर कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो आपकी क्लासरूम प्लस क्लास से मिलने वाले नोट्स प्लस बुक, अगर आपने इतना कर लिया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शानदार हो जाएगी। उसके बाद तो हमें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है, क्वेश्चंस करने होंगे। पीवाईक्यू जो है वो हम लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करेंगे। तो पीवाईक्यू कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे, वो उसके बारे में भी अपन आगे बात जो है वो करेंगे। फिलहाल ये पढ़ेंगे कौन सी बुक से उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बुक है, हाँ कौन सी बुक से, बिल्कुल बच्चों के कमेंट आ गए सर बुक के बारे में बात करते हैं। पहले जो अनाउंसमेंट है उनके बारे में बात कर लेता हूँ, फिर मैं बुक पर आता हूँ। जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बहुत सारे बच्चे तो ज्वाइन हो चुके हैं, अभी ये क्लास ओपन है ऐप पर भी, तो बहुत सारे बच्चे जो है जो ऑप्शनल के बैच के नहीं है वो भी इस क्लास को देख रहे हैं। बाद में ये सेशन जो है वो सिलेबस डिस्कशन का यूट्यूब पर भी जाएगा। तो जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल पर 50% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है। ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये ज्योग्राफी ऑप्शनल की ही क्लास है, सिलेबस डिस्कशन की क्लास है। और पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट इसके अंदर हमारा कवर होने वाला है। अभी हम पेपर 1 का सिलेबस देख रहे हैं, आगे चल के हम पेपर 2 का सिलेबस भी देखेंगे और ज्योग्राफी ऑप्शनल का वो सेक्शन भी कंप्लीट करेंगे। अभी पेपर 1 के सिलेबस की बात अपनी चल रही है। लास्ट सेशन भी मैंने आपका पेपर 1 का ही लिया था, आज जो हमने सेशन लिया वो भी पेपर 1 का एक सेक्शन है जिसका नाम जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान है, उसके बारे में हमने बात करी। तो ये जो सेशन है ये जो सेशन है ये इसी बैच का पार्ट है। और इस बैच के साथ में जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है, कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट करवाया जाएगा। जो भी बच्चे 2025 26 27 28 कहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं अगले किसी भी अटेम्प्ट के लिए, 1 साल का हमारा ये कोर्स होने वाला है और 1 साल के अंदर हम इस कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। क्लासरूम में पढ़ाई होगी, अभी सिलेबस डिस्कशन चल रहा है, फिर हम टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे और टॉपिक्स के बाद में फिर हम क्वेश्चंस कैसे किया जाए, आंसर राइटिंग कैसे की जाए, जो हमारे ऑप्शनल के क्वेश्चन है उनको कैसे किया जाए उसके बारे में भी बात हमारी होगी कुछ टॉपिक्स पढ़ने के बाद। तो ये बैच अभी आपको 50% ऑफ पर अवेलेबल हो रहा है। 30,000 रुपीज का बैच है बट 15,000 15,000 रुपए में अवेलेबल है। उसमें भी अगर आप पीवी सर 500 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 500 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट, अतिरिक्त डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। तो ओवरऑल जो है ये बैच आपको 14,500 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा फिलहाल। बाद में ये डिस्काउंट्स कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो ये बैच पूरा आपको 30,000 रुपीज कंप्लीट जो पूरी फीस है उसी में अवेलेबल हो पाएगा। तो अभी जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं, डिस्काउंट्स अभी आपको मिल रहे हैं। 8750711100 223344 इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मैपिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं तो कंप्लीट मैपिंग एडवांस मैपिंग बैच जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट मैपिंग जो है, और जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल के हों उनकी ऑप्शनल की भी मैपिंग जो है वो यहाँ पर कवर होगी।
तो ये बैच जो है वो हमारा 22 जून से जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चा यहाँ पर जुड़ना चाह रहा है वो डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकता है। अभी इस पर भी 50% ऑफ का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, यानी 1999 रुपये का बैच है, बट फिलहाल आपको 999 रुपये में अवेलेबल हो रहा है। बाद में इस पर भी डिस्काउंट जो है वो हट जाने वाला है। 22 जुलाई से हमारी क्लासेस इसकी भी स्टार्ट होने वाली है। ऑप्शनल हमारा 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। दो ये आज जो आप देख रहे हो ये दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। और मैपिंग जो है वो भी हमारा 22 जुलाई 22 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो बच्चे आंसर राइटिंग बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आंसर राइटिंग बैच जो है वो पर मंथ पर फिलहाल आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। कंप्लीट फीस बच्चे नहीं पे कर पा रहे थे, एनुअल फीस, तो 1999 रुपये में पर मंथ प्रति माह पर आपके लिए ये उपलब्ध है। हर महीने आपको आंसर राइटिंग जो है वो करवाई जाएगी। आप इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। पर मंथ बच्चों के लिए पे करना आसान रहता है, तो इस वजह से हमने इसको पर मंथ पर कर दिया है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर बैच है, एक एक चैप्टर कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। लंबा बैच है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की सारी एनसीईआरटी जो है वो आपको कवर करवाई जाएगी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। चैप्टर बाय चैप्टर बैच 8 महीनों का बैच है ये, और फिलहाल जबरदस्त डिस्काउंट पर अवेलेबल है। 12,000 रुपए का बैच है, बट फिलहाल आपको 2,999 रुपए में अवेलेबल हो रहा है। तो जो बच्चा इसके साथ जुड़ना चाह रहा है वो डेफिनेटली इस बैच के साथ में भी जुड़ सकता है। जो बच्चे गुरुकुल बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट पर आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, नोएडा के अंदर हमारा जो गुरुकुल कैंपस है उसके अंदर आकर के अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाती है। तो जो बच्चा उससे जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली हमारा ऑफलाइन बैच भी 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है जुड़ सकता है। अभी जबरदस्त डिस्काउंट्स बच्चों को मिल रहे हैं, बाद में ये डिस्काउंट्स कंटिन्यू नहीं रहेंगे। सारे बैचेस पर आप देख सकते हैं अभी डिस्काउंट्स अवेलेबल है, बाद में ये डिस्काउंट्स कंटिन्यू नहीं रहेंगे। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है वो डेफिनेटली इन बैचेस के साथ में जुड़ सकता है। जो ऑनलाइन कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है, 2 साल का हमारा बैच है कॉन्सेप्टर बैच। ज्यादातर बच्चे जो हमारे यहाँ से निकले हैं वो सारे कॉन्सेप्टर बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। ये बैच जो है वो पहले एक लेवल 1 हमने बना रखा है, उस लेवल 1 के अंदर सारी बेसिक्स जो है वो आपके कवर करवाए जाते हैं, और फिर आप एग्जाम देने की स्थिति में आए, उस एडवांस लेवल पर जाएं, उसके लिए लेवल 2 हमने बना रखा है। तो फर्स्ट ईयर जो है इस बैच का वो आप लेवल 1 में पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में आप लेवल 2 पर आते हैं और कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो जो बच्चे 12th पास किए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट बैच है, जीरो से हीरो बनने का। तो इस बैच पर भी अभी आपको 50% ऑफ मिल रहा है। 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए का बैच है, बट फिलहाल आपको 30,000 30,000 रुपए में ये अवेलेबल है, और उसमें भी आप इसको 3,000 रुपए पर मंथ की ईएमआई पर ले सकते हैं। आप एक साथ 30,000 नहीं पे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप प्रति माह हर मंथ जो है 3,000 रुपए की ईएमआई दे करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आप 8750711100 या 22333445 किसी भी नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। राइट, चलिए अब आ जाते हैं बुक के ऊपर कि ये सारा जो हमने जियोमॉर्फोलॉजी का इतना लंबा चौड़ा पार्ट देखा, ये कौन सी बुक से हम पढ़ेंगे। क्लास में तो हम पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हमारे पास में एक रेफरेंस बुक होना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे हमसे कहते हैं सर क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स सफिशिएंट नहीं होंगे। नहीं होंगे कभी भी। अगर आपको कोई ये कहता है कि यूपीएससी की दुनिया में कि सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लो उसी से काम हो जाएगा, तो आपको बेसिकली बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि आप सिर्फ नोट्स पढ़ के कभी भी यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, खासतौर से जब बात मेंस की आती है तो डेफिनेटली अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्लासरूम में जो नोट्स पढ़ाए जाते हैं आपको, वो आपका डेफिनेटली 60 से 70% पार्ट कवर कर देते हैं। क्लास में पढ़ा आपने, आपको जो पीडीएफ मिली, जो नोट्स मिले, वो डेफिनेटली आपका 60 से 70% पार्ट कवर कर लेते हैं। लेकिन बाकी का आपको कंपटीशन में आगे जाना है। ये कोई आपका कॉलेज का एग्जाम नहीं है या स्कूल का एग्जाम नहीं है कि हम भी 90% ले आए, पड़ोसी भी 90% ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं होगा। कंपटीशन का एग्जाम है, आपको अपने कंपटीशन से जितने भी लोग, दूसरे बच्चे जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं, उससे अगर आगे जाना है तो डेफिनेटली किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी। जिस प्रकार के यूपीएससी डायनेमिक क्वेश्चन पूछती है, जितनी डेप्थ में पूछती है, उसके लिए क्लास के साथ में किताबों का पढ़ना तो जरूरी होता ही होता है। बुक्स हमें साथ में पढ़नी पड़ती है, रेफरेंस बुक हमें पढ़नी पड़ती है, एनसीईआरटी हमें पढ़नी पड़ती है। जीएस में बात करूं तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है,
ऑप्शनल में भी अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ती है, और साथ में कुछ रेफरेंस बुक्स जो है, स्टैंडर्ड बुक्स जो है, वो भी ऑप्शनल में पढ़नी पड़ती है। जीएस में जरूरत नहीं रहती है, लेकिन ऑप्शनल में रहती है। तो ऑप्शनल में अगर हम देखें तो एनसीईआरटी की किताबें सबसे पहले हमें पढ़ी हुई होनी चाहिए। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के आएगा उसी को आगे हायर लेवल की एडवांस किताबें समझ आएगी। जो बच्चा क्लासरूम ज्वाइन कर रहा है उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसने एनसीईआरटी पढ़ी ही हो। जो बच्चा बैच ज्वाइन कर चुके हैं वो टेंशन ना लें, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तब भी कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली। मेरा बैच हमेशा बच्चों को इसी लेवल से लेके चलता है, मैं ये मान के चलता हूँ बच्चों को कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। ज्योग्राफी जो है वो खाली सुन करके आ गए हैं, वो बैच ज्वाइन कर लिया, उनको पता भी नहीं ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही क्या होता है। मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो बच्चों का बेसिक्स भी कवर होता जाता है और एडवांस जो ऑप्शनल का जो लेवल है वो लेवल भी कवर होता जाता है। तो आपका जीएस भी साथ साथ हाथों हाथ रेडी होते रहता है। जीएस का जो सेक्शन है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स का सेक्शन जो यहाँ ऑप्शनल में आएगा, वो सब ऑटोमेटिक यहाँ से कवर होता जाता है, एकदम डेप्थ में, एकदम गहराई में। बेसिक्स भी कवर होते जाते हैं, एडवांस लेवल भी कवर होता जाता है। तो जो बच्चे बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं किए मैं उनके लिए बता रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी पढ़ी जाए, उसके बाद किसी स्टैंडर्ड बुक की तरफ बढ़ा जाए। जो बच्चे बैच ज्वाइन कर चुके हैं वो एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आगे जब आप जीएस में ज्योग्राफी पढ़ोगे तब भी एनसीईआरटी पढ़नी है। ये ऐसा मत सोचना है कि सर ने ये कहा कि हाँ आपने नहीं पढ़ी फिर भी मेरा बैच ज्वाइन कर लो तो हमें बाद में नहीं पढ़नी पड़ेगी। बाद में पढ़नी तो पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप इस साल का प्रीलिम्स का पेपर देखो 2024 का, खासतौर से ज्योग्राफी का, जो क्वेश्चन आए सीधे एनसीईआरटी से, एकदम सीधे सीधे एनसीईआरटी की 4 लाइन उठा ली, वहां से क्वेश्चन बना लिया। तो अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं तो वैसे क्वेश्चन कहाँ से कर पाओगे, खासतौर से जीएस में, प्रीलिम्स में, मेंस में बहुत दिक्कत आएगी। तो एनसीईआरटी पढ़नी तो पड़ेगी। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया एनसीईआरटी का चैप्टर बाय चैप्टर का बैच है आप लोगों के लिए, और उसमें जबरदस्त डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। अभी तो 12,000 रुपए का बैच 2,999 में मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट जो है वो एकदम बेसिक्स जो है वो क्लियर हो सके, कवर हो सके। उसके बाद जब हम स्टैंडर्ड बुक की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शनल के लिए, अब बात ऑप्शनल की कर रहा हूं मैं, ऑप्शनल के लिए हम किसी स्टैंडर्ड बुक की तरफ बढ़े तो जैसे टेक्स्ट बुक बाय जियोमॉर्फोलॉजी बाय पी दयाल, पी दयाल की बुक आती, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती, भू आकृति विज्ञान पी दयाल, हिंदी में भी आती है इंग्लिश में भी आती है। आप इसमें ये किताब खरीद सकते हैं, या फिर जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंद्र सिंह, भौतिक भूगोल का स्वरूप सविंद्र सिंह, दोनों में से कोई एक किताब, दोनों नहीं खरीदनी है, दोनों में से कोई एक बुक जो है वो आपके पास में होनी चाहिए जो आपके लेवल को बढ़ाए। आप उसको बार बार रीडिंग करेंगे, आपका लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। क्लास में कंसेप्ट समझ लिया, अच्छे से जान लिया, उसके बाद उस बुक्स की रीडिंग जो है वो हम करते रहेंगे तो हमारा लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा। मैंने आपके लिए एक सेशन भी किया था प्रथम कौशिक का, प्रथम कौशिक ने भी यही कहा था, जो 2017 के टॉपर हैं, उन्होंने यही कहा है कि आप पहला स्टेप होगा सिलेबस का, दूसरा स्टेप होगा क्लास में उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तीसरा स्टेप होगा क्लास में पढ़ने के बाद उसको किसी एक रेफरेंस बुक से एटलीस्ट पढ़ना है, ज्यादा से नहीं पढ़ना। आप 2-2 4-4 किताबें एक ही टॉपिक की लेकर के बैठ जाओगे, आपसे कभी कवर ही नहीं होगी, जिंदगी के 5 साल निकल जाएंगे तब भी नहीं कवर होगी। एक किताब जरूर हमारे हाथ में होनी चाहिए, रेफरेंस बुक। तो इनमें से कोई एक किताब, या तो पी दयाल या सविंद्र सिंह आपके हाथ में होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ बुक्स और आती हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी बाय एलन स्ट्रॉलर, फॉरेन ऑथर है, काफी महंगी किताब है, पर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, पर ये इंडिया के रेस्पेक्ट में नहीं लिखी गई है। बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे, जो हमने अभी इतने सारे टॉपिक्स जियोमॉर्फोलॉजी की बात करी थी, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर नहीं मिलेंगे, फॉरेन किताब है ये। एंड फिजिकल ज्योग्राफी मेड सिंबल, रिचर्ड एच ब्रायंट की जो बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं, पर इसके अंदर भी कुछ सेक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो जो सबसे बढ़िया किताबें हैं वो है पी दयाल या सविंद्र सिंह, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी में भी ये किताबें दोनों ही मिल जाती, पी दयाल भी मिल जाती, सविंद्र सिंह भी मिल जाती। ये दोनों किताबें हिंदी में नहीं अवेलेबल है, ये सिर्फ इंग्लिश में ही मिल पाती है। तो आप जिस भी बुक को लेना चाहें इनमें से कोई एक किताब, कोई एक, ऐसा नहीं कि सब किताबें लेकर के बैठ गए, आप कभी पढ़े नहीं पाओगे इतनी सारी किताबें। एक किताब जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है हमें, उसके अलावा इनमें से कोई एक किताब जो है वो आपके पास होनी चाहिए, सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। इस क्लास में जो पढ़ोगे प्लस जो आपको नोट्स मिलेंगे, जो पीडीएफ आपको मिलेगी, प्लस उसको बार बार जो है वो रिवाइज करना है, और साथ ही साथ हमें उसी टॉपिक को हाथों हाथ बुक से पढ़ लेना है। मैंने मान लीजिए आज आपको अर्थक्वेक पढ़ाया, तो आप अर्थक्वेक जो है पहले क्लास में पढ़ोगे, समझोगे, भूकंप को पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद उसको जो नोट्स आपको मिलेंगे, जो पीडीएफ आपको मिलेगी, उससे आप अच्छे से कवर करोगे, रिवाइज करोगे, उसके बाद उसको किताब से पढ़ लो, बस हो गया काम। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उस लेवल पे आ गई कि आप
क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। फिर आप पीवाईक्यू को देखिए, आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये हो सकता है कि आपको ये नहीं लग समझ में आ रहा लिखे कैसे, तो वो आंसर राइटिंग पे बात हम आगे करेंगे। वो थोड़ा सा हमारा जब सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद आंसर राइटिंग के ऊपर बात की जाएगी। राइट, चलिए तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी को हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। आज हमने देखा जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन। आगे की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।